हेलो एवरीवन। हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में। वो था लास्ट वीडियो में वो था सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का अपना टॉपिक है व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम इज़ सेड टू बी डिफेक्टिव। इसका मतलब होता है ये जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना बारी बारी में, डिफेक्टिव रिटर्न, ये डिफेक्टिव रिटर्न कब होता है, यानी कि रिटर्न ऑफ इनकम कब डिफेक्टिव माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3 ऐसा केस है जहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव बोलते हैं। तो रिटर्न ऑफ इनकम इज सेड टू बी डिफेक्टिव in the following cases। और वो केसेस क्या है? सबसे पहले जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा डिटेल देना पड़ता है, और जो भी डिटेल्स देना पड़ता है ना वो रो और कॉलम में दिया हुआ रहता है, यानी कि हमको रो एंड कॉलम को फिल करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ऑल आइटम्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि ITR 1 से लेके पूरा 7 के बारे में बात किया जा रहा है। All item of income tax return shall be filled in the manner as prescribed। जब भी हम लोग रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में फाइल करने का गाइडलाइंस जो है वो लिख दिया रहता है। पहले गाइडलाइंस को पढ़ो और फिर रिटर्न को फाइल करो। ठीक है ना? अब ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा डिटेल है जो मेरे काम का नहीं है। ठीक है? तो इफ एनी ऑफ द आइटम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी SSE ASSE for any SSE, then it shall be scored as। जैसे कोई डिटेल जो मेरे लिए अप्लाई नहीं होता है, तो उसमें हम या तो NL लिखेंगे या फिर या फिर हम लोग सीधा NIL नील लिखेंगे। समझ आया? नील कब लिखेंगे? जब हम लोग को फिगर के केस में नील लिखा जाता है, यानी कि नील इज इंडिकेटेड फॉर फिगर्स। समझ में आ गया? ओके। जैसे सपोज कर लेते हैं आई होप फॉर्म तो सभी को ही देखे होंगे। लाइक कुछ फॉर्म ऐसा भी होता है do you belong to a minority class? ठीक है? तो यहाँ पे और सामने एक बॉक्स बना हुआ रहता है। ठीक है? तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? या तो yes लिखते हैं या फिर no लिखते हैं, है ना? सिमिलरली ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ गया जो मेरे काम का नहीं है और वैसे ही बॉक्स खाली है, तो वहाँ पे ना ही यस लिखना है ना ही नो लिखना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? सीधा NA
लिख देंगे। समझ में आ गया? जैसे हम लोग इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं तो सबसे पहले होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी इनकम है, सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपीज़। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम सपोज नहीं है तो हम यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे। एन लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे निल लिखेंगे या फिर 0 लिख देंगे। समझ आया? ऐसा होता है। जब रिटर्न फाइल करोगे ना सभी कोई तो समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो जो भी आइटम मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, या तो एन लिखेंगे या फिर निल लिख देंगे। कहने का मतलब है कोई सा भी रो या फिर कॉलम शैल बी लेफ्ट ब्लैंक। कोई सा भी रो या फिर कोई सा भी कॉलम को हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज द रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। समझ में आ गया? ये है हिसाब। तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जो जो डिटेल देना है वो दे देना है सभी को। जो भी आइटम मेरे लिए अप्लाई नहीं होता है या तो हम उसमें एन लिखेंगे या फिर निल लिखेंगे। निल कब लिखेंगे हम लोग, जब फिगर का इंडिकेशन देना पड़ेगा मेरे को, तो हम उस केस में निल लिखेंगे। सॉरी, कोई सा भी रो कोई सा भी कॉलम को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर हम ब्लैंक छोड़े तो रिटर्न क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा हटके है। जैसे सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में जैसे एक रूल है इनकम टैक्स में, रूल था मिंटू से कि अगर मेरे को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है ना तो मेरे को सबसे पहले टैक्स पे करवाना पड़ेगा। अगर हम बिना टैक्स पे कराए रिटर्न भरते हैं ना तो वो रिटर्न मेरा डिफेक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अच्छा, ये जो वर्ड है सेल्फ असेसमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्शन 140A में है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फुल अथॉरिटी देता है किसी भी इंडिविजुअल को जो टैक्स पे भरता है। बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि हे एसएससी, पहले आप लोग खुद अपना इनकम कैलकुलेट कर लो, टैक्स निकाल लो और पेमेंट करवा दो। बाद में हम लोग जब असेसमेंट चालू करेंगे उसके दौरान अगर मेरे को कुछ भी डिफेक्ट नज़र आया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुआ, जैसे हम इनकम कम दिखाएं लेकिन डिपार्टमेंट को लगता है कि इनकम ज़्यादा होना चाहिए, तो उस केस में मेरे को और टैक्स पे करना होगा इंटरेस्ट के साथ। सिमिलरली अगर हम ज़्यादा टैक्स पे कर दिए हैं तो वो मेरे को क्या होगा, रिफंड मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑफ इनकम अगर हम फाइल किए हैं बिना पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ एनी अगर है तो देन सच रिटर्न shall be treated as defective। ये रूल है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में। समझ आया? लेकिन however फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 यानी कि फाइनेंस एक्ट 2016 जब आया
असेसमेंट ईयर 2017-18 से द अबव रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। सही है। आगे बढ़ते। तो आई होप ये समझ आया सभी को कि रिटर्न ऑफ इनकम अगर हम फाइल किए हैं बिना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 140 कैपिटल ए, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ एनी, अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड ऐड करना चाहिए था, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इफ एनी ऑन और बिफोर ड्यू डेट। और ड्यू डेट तो पता ही है कौन सा, ड्यू डेट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे, 139 सबसेक्शन 1 के बारे में। ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 देन सच रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। लेकिन असेसमेंट ईयर 2017-18 से ये रूल अप्लाई नहीं होता है, यानी कि अगर कोई ड्यू डेट के बाद भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करके रिटर्न फाइल करे तो वो डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट के बारे में बोले थे, 2 हो गए, लास्ट है। क्या है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न में डिटेल डाला जाता है ना, उसके लिए सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस कंपलसरी है। जिन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं उन लोग के लिए ITR 4 या फिर 4S है, या फिर कोई दूसरा फॉर्म भी वो लोग फिल कर सकते हैं। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है कोई, तो उस SSC को कैलकुलेशन करना पड़ेगा इनकम का, टैक्स कितना निकल के आया है उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और सब चीज़ का डिटेल जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में भरना पड़ेगा। अब लॉ में लिखा हुआ है ना कि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ कुल मिला के 8 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है लॉ में। बट अपलोडिंग का ऑप्शन रिटर्न फाइल करने के टाइम पे नहीं दिखाता है। इसी के लिए SSC को क्या करना है, SSC पूरा डॉक्यूमेंट को तैयार रखे, रिटर्न फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर कभी भी कुछ भी मांगेगा तो वो तुरंत प्रोड्यूस करने के लिए सब डॉक्यूमेंट को रेडी रखेगा। कौन, SSC। समझ आया? तो C नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग a few statement, proof of taxes paid, एक काम करते हैं, इस लाइन को हम थोड़ा ओमिट करके थोड़ा दूसरे तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी, the return of income shall be accompanied by few documents. Otherwise the return shall be treated as डिफेक्टिव। सही है? क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो रिटर्न क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे कि हम बताएं थोड़ी देर पहले, जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट अटैच करने का ना कोई हिसाब वहाँ पे नहीं है, यानी कि फुल स्टॉप के बाद however it is not possible to attach such documents with the income
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, ITR है इनकम टैक्स रिटर्न। इसी को हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम भी बोलते हैं। क्या होता था पहले के ज़माने में, मतलब 2000 एंड अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता, बट 2004, हाँ 2004 के पहले का बात है, 4-5 के पहले का बात है। पहले रिटर्न ऑफ इनकम को ना मैनुअली हाथ से लिख के सबमिट करना पड़ता था। एग्जैक्टली 2007 या फिर हाँ 2006-7 का बात है। 2006-7 के पहले रिटर्न ऑफ इनकम को क्या किया जाता था, हाथ से फिल करके मैनुअली फॉर्म को जमा देना पड़ता था। उसके साथ साथ सब कुछ होता था, कैसे इनकम का कैलकुलेशन हुआ है, कैसे टैक्स निकाला गया है, जितना सारा PL अकाउंट है, बैलेंस शीट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ऑडिट रिपोर्ट है, सब कुछ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के साथ अटैच करके जमा देना पड़ता था। लेकिन अभी तो सारा ऑनलाइन हो गया है। जब से ऑनलाइन हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम को फिल करके सबमिट करना पड़ता है। बाद में जो असेसिंग ऑफिसर है वो डॉक्यूमेंट मांगता है और SSC को वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो लॉ तो बहुत पहले से बना है, इसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑफ इनकम के साथ डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में ये भी ऐड हुआ कि डॉक्यूमेंट पे अटैच करना पॉसिबल नहीं है विद द न्यू ITR फॉर्म। न्यू फॉर्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नया जो है वो ऑनलाइन हो गया है, पहले जो है वो ऑफलाइन हुआ करता था, ठीक है। एक लाइन और है, द डॉक्यूमेंट्स shall be retained by the SSC, ASSE, by the SSC itself, and shall be produced only if it is demanded by the assessing officer। समझ आ गया। तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है रखना, रिटर्न ऑफ इनकम तो अपलोड सबमिट कर देना होगा ऑनलाइन, और डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो अपने पास संभाल के रखना होगा। कब तक, जब तक असेसिंग ऑफिसर डिमांड ना करे तब तक। एक बार असेसिंग ऑफिसर डिमांड कर दिया तो उसको सबमिट कर देना है। आई होप समझ में आ गया। ये जो वर्ड है हम लोग डॉक्यूमेंट वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बार बार डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड सबसे पहला स्टेटमेंट शोइंग computation of income and tax payable। पहला स्टेटमेंट, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले ना कंप्यूटेशन तो चाहिए ही, और टैक्स कितना पे हुआ है सब चीज़ का डिटेल देना पड़ता है। दूसरा ऑडिट रिपोर्ट obtained from practicing chartered accountant under section 44 AB or any other audit report
जैसे 44AB में जो रिपोर्ट होता है ना, वो होता है फॉर्म नंबर 3CB, 3CB, 3CD होता है। और अदर रिपोर्ट में बहुत सारा चीज़ हो जाता है, जैसे 3CEB हो गया। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है ऑडिटर को फॉर्म नंबर 3CA, 3CB, 3CD, 3CE। अदर ऑडिट रिपोर्ट में आ जाता है जिन लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है, उन लोग को ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 3CEB में देना पड़ता है। समझ में ऐसा। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ प्रीपेड टैक्सेस, जैसे TDS हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, TCS हो गया, ये सारा चीज़। फिर if regular books of accounts is maintained by the SSC, then a copy of manufacturing account, trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और अदर सिमिलर अकाउंट्स। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर मेंटेन होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी देना पड़ेगा। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, ये सारे केस में एटसेट्रा। पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ओनर हो गया या फिर पार्टनर हो गया या फिर मेंबर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, shall be regarded as document। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 1956, पुराना कंपनी लॉ जो कि कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि पुराना लॉ हट गया है और नया लॉ आ गया है। लेकिन अभी भी कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ नया लॉ अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। यानी कि 1956 वाले लॉ का कुछ सेक्शंस अभी भी चलता आ रहा है। जैसे सेक्शन 233B, ये कंपनीज एक्ट 1956 का लॉ है। इसमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में लिखा हुआ है, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। अभी 233B का नया सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है, जो कि मे बी 148 होने वाला है मे बी। और क्लॉज एफ, सब क्लॉज एफ, सेक्शंस कुछ भी, सब सेक्शंस कुछ भी ऐड होगा इसके साथ 148 के साथ। ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब नोटिफाई होगा तब होगा, लेकिन अभी भी 233B ही चल रहा है। तो अगर if accounts of the SSC has been audited, then a copy of
ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एंड अ कॉपी ऑफ cost audit report under section 233B of Companies Act 1956। इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। समझ आया जी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, यानी कि रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब हम लोग तो सेक्शन 44 AD पढ़े हैं ना, कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन जो लोग नहीं करता है उन लोग को प्रॉफिट शो करना पड़ेगा कम से कम 8% टर्नओवर का, है ना। तो उन लोग के लिए इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट मेंटेन्ड, देन अ स्टेटमेंट ऑफ टर्नओवर मतलब सेल्स, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, नेट प्रॉफिट हो, एक्सेट्रा। स्टेटमेंट ऑफ टर्नओवर of the business or profession, and on the basis of which such amount has been computed including the amount of total sundry debtors, sundry creditors, cash and bank balance at the end of the previous year। ये सारा चीज़ को मिला के डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अच्छा, स्टॉक के बारे में तो छूट गया, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इस सब का डिटेल हम लोग को देना पड़ेगा। आई होप सभी को समझ में आ गया। ये सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट बोलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 139A के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल है, पेन